दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लूसेंट जीके के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमएन, जिसने शुक्ल जी को 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि चंपारण आंदोलन के लिए बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। चंपारण आंदोलन के नेता राजकुमार शुक्ल की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि चंपारण का वह अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेजी मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किया गया था। और खेती के दो अन्य तरीके कुरतौली और कुस्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो तिनकठिया पद्धति में जो 20 कट्ठे की जमीन होती थी, प्रति बीघा 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में चंपारण में। दोस्तों, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। आगे देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में। दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की बात की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा और प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। दोस्तों, उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। देखिए, यहाँ पर 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और ये उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 को रोलट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य थे। इसी के आधार पर कांग्रेस ने भी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। और देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की और इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। दोस्तों देखिए, मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है। यहाँ पर आइए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म भावरा झाबुआ जिला वर्तमान में अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी थे, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 को। और देखिए, संबंधित संगठन ये नौजवान भारत सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सभी से जुड़े थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 5 फरवरी 1922 नहीं, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी।
9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया था। दोस्तों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल कौन से थे? तो ये जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन के बहिष्कार न करने वाले 2 दलों में जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थे। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। दोस्तों देखिए, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इस समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल था। गांधी एस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे और बेसंटियाना नामक इटली के पोत से भारत वापस लौटे थे।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। और आप जान लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। दोस्तों, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और आप जान लीजिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं यानी नाउ आर नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगला क्रिप्स प्रस्ताव है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी और राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया और सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। दोस्तों, उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जाति सरकार, सतारा की वाई वी चौहान की सरकार। और भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भाग 2। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।